नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं वह उपस्थित हैं आज इवोल्यूशन पर बनने वाले प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इवोल्यूशन पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो कम समय है आपका टीजीटी बायोलॉजी 2020 के लिए, इस बीच में मैं चाहूंगा कि आपके पूरे के पूरे टॉपिक पर मैं एक दमदार प्रैक्टिस सेट करा दूं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए मेरे दोस्त। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बात कर रहा है यहाँ पर कि विकास की इकाई है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर विकास की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन विकास की इकाई क्या कह रहा है, कह रहा है पॉपुलेशन है कि कम्युनिटी की स्पीसीज ग्रुप। और आज मैं रैपिड टेस्ट लेकर के थोड़ा सा चेंज किया हूँ। ठीक है, तो देखिए जरा और आप अपने रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि यह कैसा है। ठीक है, यह चेंज कह रहा है विकास की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या। विकास की इकाई क्या है, जनसंख्या, अर्थात क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट्स, कह रहा है कि जाति विविधता प्रदर्शित करता है। जाति विविधता क्या प्रदर्शित करता है, मैक्रो एवोल्यूशन, मेगा एवोल्यूशन, म्यूटेशन की माइक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, बृहद उद्विकास, मेगा उद्विकास, उत्परिवर्तन, लघु उद्विकास। इसका राइट आंसर है सी, लघु उद्विकास, अर्थात इसका जो राइट आंसर है क्या, माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो हमने उत्तर इसमें दे रखा है वो बिल्कुल थोड़ा सा हाईलाइटेड भी है। ठीक है, तो इससे आपका जो टेस्ट है बहुत तेजी से आप रैपिड टेस्ट एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। और यह परिवर्तन आपको कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है। कौन सा जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है, कह रहा है रिप्लेसमेंट थियरी, कह रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन थियरी, कह रहा है कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए जरा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन, उसको जरा ध्यान दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्त, इसको ध्यान दीजिए। 4 नंबर का कह रहा है कि द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन इज। ठीक है, कह रहा है जैव विकास की व्याख्या करने वाला आधुनिक सिद्धांत क्या है। जैव विकास की व्याख्या करने वाला आधुनिक सिद्धांत क्या है, कह रहा है लैमार्कवाद है कि डार्विनवाद है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है कि संश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है सिंथेटिक थियरी। ठीक है, सिंथेटिक थियरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इसको भी देख लिया जाए। 5 आने से पहले आपका मोटिवेशनल थोड़ा सा आ गया। मोटिवेशनल कोड क्या है आज का, पहला कह रहा कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। मेरे दोस्त, तो आपको तकलीफ तो झेलनी ही पड़ेगी। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जितना ही आप मेहनत करेंगे उतनी ही दमदार सफलता भी होगी और उतनी ही मज़ेदार होगी। समझ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यह कोटेशन बिल्कुल अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसको फॉलो करिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, चलिए हिंदी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी, जिसको दिक्कत होगी तो इंग्लिश भी देख लीजिए। कह रहा है नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है जीवन के विकास के लिए, नव डार्विनवाद के अनुसार? कह रहा है उत्परिवर्तनवाद है कि प्राकृतिक चयन है कि इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से दोनों। इसका राइट आंसर है इनमें से दोनों, अर्थात उत्परिवर्तनवाद और प्राकृतिक चयन दोनों हैं। ठीक है, किसके लिए, नव डार्विनवाद के अनुसार। अगला कह रहा है कि हु पब्लिश्ड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हु पब्लिश्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कह रहा है कि बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन 1859। कह रहा है कि 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका एक ट्रिक है ओ डार्लिंग। ठीक है, ओ डार्लिंग। ठीक है, ओ डार्लिंग, तो ऐसा आप समझो, ओ से क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और डार्लिंग मतलब डार्विन। समझ रहे हैं, कौन, डार्विन। तो इसकी उत्पत्ति का रचयिता कौन थे, तो डार्विन थे। किसकी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी, डार्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की तरफ, तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 अब यहां कह रहा है जीवाश्म का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है। जीवाश्म का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जा सकता है, द फॉसिल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कह रहा कि कंप्रेशन है कि इंप्रेशन है कि
इनक्रस्टेशन है कि ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, संपीडाश्म, मुद्राश्म, परटाश्म, उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव अर्थात उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 8 नंबर का, कह रहा है मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन थ्योरी इज, कह रहा है कि डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है, कौन अत्यधिक युक्ति युक्त है, कह रहा कि मैल्थस ऐसे है कि पॉपुलेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, माल्थस ऐसे अर्थात माल्थस का निबंध इसका सही उत्तर है, माल्थस का निबंध, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9 नंबर में यहां कह रहा है कि द म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। कह रहा है कि जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किसने किया था। जब भी उत्परिवर्तनवाद की बात आती है हुंगो डिब्रीज का नाम आता है। तो यहां कह रहा है हुंगो डिब्रीज, लुई पास्चर, डार्विन और हार्वे। तो इसका राइट आंसर क्या है, हुंगो डिब्रीज है। कौन है, हुंगो डिब्रीज है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले प्रश्न को, यहां कह रहा है कि डार्विन फिंचेज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम, कह रहा है कि जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। डार्विन फिंच प्रमाण किसका देती है, कह रहा आंतरिक संरचना का कि बाह्य संरचना का कि भौगोलिक वितरण का कि उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। कह रहा एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार आप अपने क्वेश्चंस को देख लीजिए और फटाफट आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। लेकिन आज का यह चेंज आपको कैसा लग रहा है भाई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ वाज परफॉर्मेड बाय, कह रहा है ओपेरिन है कि हक्सले हैं कि मिलर है कि हेल्डेनम। इसका मतलब क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है। यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, कह रहा ओपेरिन, हक्सले, हेल्डेन, मिलर। तो किसके द्वारा किया गया था, मिलर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फटाफट के अंदाज में, कह रहा है बेसिस ऑफ लैमार्किज्म इज, ठीक है। कह रहा है कि लैमार्कवाद का आधार क्या है, ठीक है। लैमार्क, मैंने कहा था लैमार्कवाद को हमेशा एक फार्मूले से याद रखिएगा, ल उपार ल, ठीक है। ल का मतलब लैमार्कवाद, उपार का मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। तो लैमार्कवाद का आधार क्या है, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तनवाद, विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसका राइट आंसर क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। द रिसेंट इरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि आधुनिक महाकल्प है, आधुनिक महाकल्प कौन है, कह रहा है सीनोजोइक है कि मिसोजोइक, आर्कियोजोइक कि प्रोटीरोजोइक, ठीक है। इसका राइट आंसर है सीनोजोइक, ठीक है। कौन है, सीनोजोइक। रीसेंट, री में रिसेंट में देखिए आरी और सी से सीनोजोइक, समझ रहे हैं। रिसेंट कौन है, सीनोजोइक इरा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड का यानी आनुवंशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। क्या होते हैं आनुवंशिक कोड के निम्न गुण, कह रहा है ट्रिपलेट कूट होता है, ग्रुप प्रभाषित अर्थात डीजेनरेटेड कूट होता है, अनंत व्यापी नॉन ओवरलैपिंग संकेत होता है। इंग्लिश अगर हिंदी में दिक्कत होती रही इंग्लिश देख लीजिए। कह रहा है उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, इसका हिंदी में हिंदी वर्जन लेकर के आ रहा हूं। इसका हिंदी वर्जन देखिए 15 नंबर का, लेकिन उसके पहले आपके लिए और दूसरा मोटिवेशनल कोड। दोस्त ध्यान दीजिए, आज का यह दूसरा मोटिवेशनल कोड क्या है आपके लिए, कि जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। और आज ही अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा समझिए कि आपका, कैसा सोचिए कि कल ही आपका क्या है, एग्जाम है मेरे दोस्त। उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। तो बिल्कुल आप निसंदेह, या अगर ऐसा आपके मन में आता है तो बिल्कुल कि हम पढ़ रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं इसका एग्जाम कल ही है और कल ही मुझे एग्जाम में बैठना है, अगर ऐसा सोच करके पढ़ेंगे तो निसंदेह आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर को जो कह रहा है उसका हिंदी में मैंने कहा, तो देखिए क्या कह रहा है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में एक गुण संकरण दृश्य रूप अनुपात होता है। क्या होता है, कह रहा 1:1 होता है कि 3:1 होता है
ये सब नहीं, इसका राइट आंसर क्या है 1 to 1 है। अगला कह रहा है यहां पर कि द की पॉइंट ऑफ लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहा है कि यहां पर लैमार्कवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। लैमार्कवाद का मैंने बताया ला उपारिला मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति, दूसरी बार हो गया। इसका राइट आंसर क्या है, लैमार्कवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, 17 नंबर देखिए कह रहा है यहां पर 17 नंबर में भी यहां पर कह रहा है वही चीजें कि लैमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन प्रॉपरली कॉल्ड एज, किस कह रहा है कि जैव विकास संबंध में लैमार्क का मत प्रचलित रूप से माना जाता है, क्या जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति है। ला उपार्ला हमेशा याद रखिएगा, अपने दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 18, ठीक है। और शाम 9:30 बजे की क्लास हमारी लेना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है 9:30 बजे शाम में, ठीक है। अब यहां कह रहा है 18 नंबर में कह रहा है कि 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पालतू कुत्तों की नई नस्लें बनने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। न्यू ब्रीड्स इन डोमेस्टिक डॉग आर डेवलप्ड बाय, ठीक है। पालतू कुत्तों की नई नस्लें बनने वाली प्रक्रिया कौन सी है, कह रहा है काम वर्ण है, प्राकृतिक वर्ण है कि यौवन वर्ण है कि कृत्रिम वर्ण, तो इसका राइट आंसर क्या है, यौवन वर्ण, यूथ सिलेक्शन, ठीक है। क्या है, यूथ सिलेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर में क्या कर रहा है इसको जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विच थ्योरी वाज गिवन बाय लैमार्क, ठीक है। कह रहा है कि जैव विकास के संबंध में लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो बिल्कुल उपार्जित लक्षणों की वंशागत प्रस्तुत किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर में कह रहा है कि डार्विन एक्सप्लेन्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थोरो, ठीक है। कि डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति की व्याख्या किस प्रकार की थी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। मैंने बताया ओ डार्लिंग नेचुरल कितना अच्छा है, ओ डार्लिंग यह प्रकृति कितनी अच्छी है, समझ रहे हैं। ऐसा कहा, ओ का मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन का मतलब डार्विन ने दी। इसकी पुस्तक कौन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी, डार्विन की। और नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति का चयन करो, ओ डार्लिंग नेचुरल का सिलेक्शन करो, समझ रहे हैं, प्रकृति का चुनाव करो। तो ऐसा समझो कि डार्विनवाद ये क्या है, प्राकृतिक चयन, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है किस वैज्ञानिक ने योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। किस वैज्ञानिक ने योग्यतम की यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, वायलेस, डार्विन, स्पेंसर, मेंडल। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्पेंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 की तरफ अगर बढ़े तो देख लीजिए 22 नंबर का भी क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। इस तरीके से आपका पूरा कवर हो सकता है, ठीक है, पूरा कवर हो सकता है कि आप लोग ये मत कहिएगा गुरुजी ये बिल्कुल आप कर दिए हैं, मार्किंग कर दिए मोटा मोटा। तो इसकी आपका पूरा प्रैक्टिस सेट एक बार आपको फर्राटे तरीके से आपको यह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह रहा है विच साइंटिस्ट गेव थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, समझ रहे हैं, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कह रहा है कि यानी थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, कह रहा है वीजमैन, मेंडल, लैमार्क, डार्विन। तो किसने किया था, वीजमैन ने, ठीक है, जिन्होंने 7 पीढ़ी तक मूस अर्थात चूहा की पूंछ काटी थी और सोचा इसी उद्देश्य से, इसी उम्मीद से काटा था कि अगली संतान इसकी बिना पूंछ वाली पैदा होगी, लेकिन हमेशा पूंछे वाली आती रह गई, समझ रहे हैं। तो ये किसने, बीजमैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुक फिलॉसफिक जूलॉजिक पब्लिश्ड इन द ईयर 1809 वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी फिलॉसफिक जूलॉजी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, लैमार्क के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, लैमार्क के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखिए ये हिंदी वर्जन है, फिलॉसफिक जूलॉजी 1809 में छपी थी और इसके लेखक कौन थे, लैमार्क थे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्या कह रहा है, 24 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लिया जाए। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या रहा है यहाँ पर कि व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैमार्किज्म। कह रहा है कि यहाँ लैमार्किज्म का बेसिक क्या है, लैमार्कवाद का मूल आधार क्या है। कह रहा है उपार्जित लक्षणों की वंशागत, बहुत बार आ चुका ये लैमार्कवाद का मूल आधार, मुख्य आधार तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इसे ध्यान रखिएगा कि हो सकता है यही ना आ जाए, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 नंबर में भी देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसका हिंदी वर्जन देखते हैं।
अच्छा, आ गया तीसरा है आज का जो कोटेशन है कि आज आप वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं आज ही मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं, इसके पहले तो उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। जैसे एग्जाम आया और उनको लगता है सर पीडीएफ कहाँ से मिल जाए, ये मटेरियल कहाँ से मिल जाए, दे दिए तो पढ़ ले। पढ़ने वालों के लिए तो कम पड़ जाते हैं, जितना भी पढ़ते हैं उतना भी कम रहता है, ठीक है। तो आज आप वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा, तो आपको आज वह करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। समझ रहे हैं, जो आपने कभी नहीं किया। अगर आपने पहले से मेहनत नहीं किया है मेरे दोस्त, कुछ लोग हैं जो ये साल 2-2 साल से पहले से लगे हुए हैं, तो सोचिए कि वो उनकी मेहनत और आज आप शुरू कर दिए हैं तो आपकी मेहनत क्या बराबर होगी? नहीं। आज अगर वो सपना देख रहे हैं तो आज आपको उतना ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल जुटे जाइए और लग जाइए यह परीक्षा क्रैक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मैंने कहा था 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? डार्विन का नेचुरल सिलेक्शनवाद किस पर आधारित है? कह रहा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, नहीं ये तो लैमार्क का था। आकस्मिक परिवर्तन, जीव जातियों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल फिटेस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विन, ठीक। नव डार्विनवाद के अनुसार निम्न में से कौन जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? उत्परिवर्तन है कि प्राकृतिक चयन है कि ए? यहां कह रहा है उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन दोनों है कि ए अथवा बी? तो इसका राइट आंसर है दोनों, ठीक है। सी, उत्परिवर्तन भी है, प्राकृतिक चयन भी है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम इसकी तरफ बढ़ें तो कह रहा है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंक्लूड्स, ठीक है। डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद में सम्मिलित है। डार्विन के प्राकृतिक चयन में क्या सम्मिलित है? योग्यतम की अतिजीविता या उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। किसमें? डार्विन में, ठीक है। दासु ऐसा कह दो, डारसुर। अगला कह रहा है 29 अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ लैमार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इवोल्यूशन इज, ठीक है। तो कितनी बार आएगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 30 नंबर में यहां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि द रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है। वो डार्विन हैज बीन डिस्कस्ड एज, ठीक है। कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन, क्या कहा मैंने अभी? नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत आंदोलनकारी जातियों की उत्पत्ति को किस प्रकार समझाया जा सकता है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा, योग्यतम की अतिजीविता द्वारा समझाया जा सकता है। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन इसका कह रहा है यहां पर कि एक वैज्ञानिक ने ड्रासोफाइला की 72 पीढ़ियों को अंधेरे में रखा, फिर इनमें से साधारण प्रकार के नेत्र पाए गए। इससे कौन सा मत गलत सिद्ध हो गया? ठीक है, कौन सा मत गलत सिद्ध होता है? कह रहा है संश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक चयनवाद, उपयोग एवं अनुप्रयोग सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। अगला कह रहा है कि द थियरी ऑफ कौन सी है भाई? ये यूज एंड डिसयूज, ठीक है। द थियरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, अंगों का उपयोग और उपयोग ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, ठीक है। कह रहा है जैव विकास के संबंध में अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग मत किसने प्रस्तुत किया था? तो कह रहा है डार्विन ने प्रस्तुत किया था, कि वीजमैन ने प्रस्तुत किया था, कि हुंगो डिब्रीज, कि लैमार्क? तो किसने प्रस्तुत किया था? लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्त? ध्यान दीजिए, यहाँ 33 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर का क्या कह रहा है कि रोल ऑफ म्यूटेशन, रोल ऑफ म्यूटेशन कह रहा है कि रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन इज, ठीक है। जैव विकास के उत्परिवर्तन का महत्व क्या होता है? जैव विकास के उत्परिवर्तन का महत्व क्या होता है? कह रहा है अनुवांशिक अपवहन, कि जननिक पृथक्करण, कोई नहीं, कि जननिक विभिन्नताएं। इसका राइट आंसर क्या है? जननिक विभिन्नताएं। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो अब यहां क्या कह रहा है 34 नंबर में कि वन मेजर क्रिटिकिज्म ऑफ डार्विनिज थ्योरी इज दैट, ठीक है। डार्विनवाद की प्रस्तुत मुख्य, डार्विनवाद की मुख्य आलोचना का कारण क्या था? डार्विनवाद की मुख्य आलोचना का कारण क्या था? ऐसा कह रहा है कि डार्विनवाद की मुख्य आलोचना का कारण क्या था। अब यहां कह रहा है इसकी आलोचना का मुख्य कारण क्या था मेरे दोस्त? तो यहां कह रहा है
कि इसकी मान्यता है कि पृथ्वी का वातावरण परिवर्तित होता रहा है, इनमें वंशागत सहित लक्षणों की विभिन्नताओं की व्याख्या नहीं है। तो इसकी राइट आंसर यही बी ही है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ अगर बढ़े तो देख लीजिए 35 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 35 पर चलने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड एक बार फिर से आ चुका है। क्या है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। कह रहा है कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, ठीक है। और जीत और हार किस पर निर्भर करता है? आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो दोस्त नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएंगे, समझ रहे हैं, नजारे बदल जाएंगे। तो नजर अपना बदलेंगे, नजारे बदल जाएंगे। बिल्कुल मेहनत आप बिल्कुल इसी तरीके से करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं, म्यूटेशंस आर जनरली, कह रहा है कि रिसेसिव होते हैं कि यूजफुल कि हार्मफुल कि डोमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये मेरे दोस्त? म्यूटेशन कैसे होते हैं, अधिकतर कैसे होते हैं? यहाँ दे रहा है हानिकारक, लेकिन ये विवादित प्रश्न रहा है, कहीं कहीं रिसेसिव भी मिल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म वाज गिवन बाय, ठीक है। जर्मप्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? जर्मप्लाज्म की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो थे बीजमैन, ठीक है, जो चूहा वुहा की पूंछ काटा था। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है उसको भी देख लीजिए। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 37 नंबर में कह रहा है कि बेसिस ऑफ लैमार्किज्म, बिल्कुल वही, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क का नाम आए तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैमार्कवाद का आधार, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन बना दिया। अगला कह रहा है कि म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन, मतलब ये हिंदी देखा जाए, इंग्लिश नहीं, थोड़ा सा टाइम भी चला जाएगा, अभी वेस्ट हो रहा है टाइम। देखिए टाइम को हम बहुत ध्यान में रखते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि यहाँ जैव विकास के संबंध में हुंगो डिब्रीज द्वारा प्रस्तुत उत्परिवर्तन के मत के संबंध में किस पर प्रयोग किया गया था? मटर पर किया गया था, फल मक्खी पर, कि चीनी गुलाब पर, कि सांध प्रीमरोज? इसका राइट आंसर है क्या? सांध प्रीमरोज, ठीक है, इवनिंग प्रीमरोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि विच इज अ करेक्ट मैच, कह रहा है डार्लिंगटन डीएनए रिप्लिकेशन, मेंडल म्यूटेशन। अब करेक्ट मैच पूछ रहा है। मॉर्गन फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं, ये भी नहीं है। डार्लिंगटन डीएनए रिप्लिकेशन नहीं दिया था, मॉर्गन फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं, ये नहीं है। मेंडल म्यूटेशन नहीं, ये तो कौन थे? उत्परिवर्तनवाद, हुंगो डिब्रीज। कह रहा है डिब्रीज ओइनोथेरा लैमार्कियाना, जी बिल्कुल यही सही है, डिब्रीज ओइनोथेरा लैमार्कियाना। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर को भी देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है मेरे भाई, ठीक है। 40 नंबर देखिए, बिल्कुल इसका हम हिंदी देखते हैं। हिंदी कह रहा है कि नई जातियों की उत्पत्ति के संबंध में मुख्य कारक क्या है? तो इसका मुख्य कारक भौगोलिक पृथक्करण है, अभी पहले ही हो चुका है क्वेश्चन। कह रहा है 41 नंबर में द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज, ठीक है, जैव विकास का अंतिम स्रोत क्या है? जैव विकास का अंतिम स्रोत क्या है? ऐसा कह रहा है, जैव विकास का अंतिम स्रोत क्या है? कह रहा है उत्परिवर्तन है कि लैंगिक प्रजनन है कि हार्मोन क्रिया है, प्राकृतिक चयन? तो इसका राइट आंसर है लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है यहां पर कि किस काल में जीवन नहीं था? किस काल में जीवन नहीं था? इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। कह रहा है मीसोजोइक में, पैलियोजोइक में, सीनोजोइक में कि एजोइक में? तो किस जोइक में नहीं था? एजोइक में जीवन काल नहीं था। अगला कह रहा है कि द फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्ड इन, मतलब पहली कोशिका जैसी संरचना, यानी कोशा जैसी संरचना सर्वप्रथम कहां उत्पन्न हुई थी? कह रहा है कि हवा में, नदी में, कि मृदा में, कि सागर में? तो कहां उत्पन्न हुई थी? सागर में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 नंबर के क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन। अब यहां कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति है तो कोएसरवेट मॉडल दिया। कोएसरवेट मॉडल किसने दिया? ठीक है, कोएसरवेट मॉडल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रपोज्ड बाई, कह रहा है कि कैल्विन, पाश्चर और फॉक्स की ओपैरिन। तो इसका राइट आंसर है ओपैरिन, AI ओपैरिन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां कह रहा है कि यहां जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण यौगिक है। जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण यौगिक क्या है? कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल है कि अमीनो एसिड है कि न्यूक्लियोटाइड है कि प्रोटीन है? इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटीन, ठीक है। क्या है मेरे भाई? प्रोटीन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 46 उसको भी देख लिया जाए। लेकिन 46 पर पहुंचने से पहले आज का अगला जो है मोटिवेशनल कोड क्या है कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्त बिल्कुल हौसले आपके पास भी, यही प्रकार के हौसले आपके पास भी होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देखिए। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किस स्थान में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस स्थान में हुई? कह रहा नमी में कि भूमि में कि जल में कि हवा में? ठीक है, कब हुई?
तो ये कहाँ हुई, इसका राइट आंसर है जल में हुई। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, जल में। कह रहा है द परसेंटेज एज ऑफ वाटर बाय द वेट इन लिविंग सेल्स, कह रहा है कि जीवित कोशिका में जल का प्रतिशत कितना होता है जीवित कोशिका में, तो कह रहा है कि 70 से 80%, 80 से 90, 50, और यहाँ ये तो लगभग कितना है 70 से 80% इसका राइट आंसर है। अगला 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए 48 नंबर का। अब यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन वातावरण में आज उपस्थित है, आज ऑक्सीजन वातावरण में उपस्थित करा ओजोन के कारण कि पौधों द्वारा उत्पन्न होती है कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं, तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, यह होती है किसके द्वारा, पौधों द्वारा उत्पन्न होती है ऑक्सीजन आज। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलुलोज इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, कह रहा है सेलुलोज के अणुओं के मिलने से क्या बनता है, कह रहा है प्रोटीन बनती है कि ग्लूकोज, मिनरल्स की लिपिड्स, इससे क्या बनता है ग्लूकोज, जो कि एक आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगला 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर पर अगर हम बात करें, 50 नंबर को भी देखिए फटाफट। ठीक है, कह रहा है यहां पर कि बिफोर द ओरिजिन ऑफ अर्थ, देखिए कह रहे पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मांड का तापमान कितना था, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मांड का तापमान कितना था, तो इसका तापमान था 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 51 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए भाई। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है जल वाष्प हाइड्रोजन एवं अमोनिया से मिलकर पृथ्वी बनी है। ठीक है, जल वाष्प हाइड्रोजन एवं अमोनिया से मिलकर पृथ्वी बनी है, जल वाष्प हाइड्रोजन एवं अमोनिया, ठीक है, इससे पृथ्वी मिलकर बनी है, ऐसा कह रहा है। तो इसमें से और क्या था, जल वाष्प हाइड्रोजन अमोनिया तो थे ही, इसके साथ साथ कौन था, तो कौन था, मेथेन। ठीक है, मिलकर पृथ्वी बनी और इसके साथ साथ क्या था, मेथेन। आज का अगला कह रहा है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन भौतिक आधार है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, जीव द्रव्य यहाँ नहीं, तो वही पूछ रहा है क्या है, कोशिका है कि प्रोटोप्लाज्म है कि खाद्य है कि केंद्रक है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसने कहा था, हक्सले ने कहा था। तो 20 का सही उत्तर है। अगला 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 नंबर की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी एब्सेंट इन द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के समय वातावरण में क्या अनुपस्थित था, क्या अनुपस्थित था, तो वो था ऑक्सीजन। ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी देख लिया जाए। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हिंदी, देखिए हिंदी 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 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेट जैव विकास का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। कह रहा समरूप तथा अवशेषी अंग, समजात तथा अवशेषी अंग, ये सभी समरूप तथा समजात अंग। इसका राइट आंसर है समरूप तथा अवशेषी अंग। ठीक है, अगला कह रहा है 55 नंबर का, पुनरावृत्ति नियम किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, पुनरावृत्ति नियम किसने प्रतिपादित किया, रिकैपिटुलेशन थियरी किसने प्रतिपादित किया। कह रहा बीजमान ने कि वान बेयर तथा हैकल ने कि माल्थस ने कि डार्विन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है वान बेयर तथा हैकल ने। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। 56 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए 56 नंबर का। अब कह रहा है कि विच थियरी एक्सप्लेन्ड ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। कह रहा है कि कौन सा मत व्यक्तिवृत्त जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है, व्यक्तिवृत्त जातिवृत्त की पुनरावृत्ति करता है कि व्याख्या करता है, कौन करता है, कौन सा मत। कह रहा है उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत, वंशागत सिद्धांत, प्राकृतिक चयन, पुनरावर्ती सिद्धांत। इसका राइट आंसर है पुनरावर्ती सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 57 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देख लिया जाए। 57 नंबर, 57 पहले से पढ़ने से पहले, पहुंचने से पहले आज का अगला मोटिवेशनल कोड कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे नकारात्मक विचार तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो दोस्त अगर आपके माइंड में नकारात्मक विचार हैं तो बिल्कुल उसको निकाल के आप बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। अपने माइंड में कभी भी नकारात्मक विचार को ना रखें। ठीक है, क्योंकि आप हमको बता दें कि देखिए यही है अगला जो मोटिवेशनल कोड कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे नकारात्मक विचार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो कह रहा है पौधों एवं जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी होती है। पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी क्या होती है, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा। इसका राइट आंसर है यूग्लिना। यूग्लिना है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी। अगला कह रहा है कि इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज, कह रहा है कि जैव विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित है। जैव विकास की कौन सी परिभाषा अधिक उचित है, तो जाति का विभिन्नताओं सहित इतिहास, जाति का विभिन्नताओं सहित इतिहास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, 59 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 नंबर में कह रहा है यहाँ पर
कि जैव विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में पुस्तक जेनेटिक्स तथा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, मतलब जेनेटिक्स और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, तो ऐसा कह रहा है कि डॉक्टर जेंसेकी, हेल्डेन, डिब्रीज, मायर। इसका राइट आंसर है डॉक्टर जेंसेकी। ठीक है, अगला 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर की अगर बात करें तो देख लीजिए 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर देखिए कह रहा है 60 नंबर में कि जैव विकास का अंतिम स्रोत होता है। अंतिम स्रोत जैव विकास का क्या है, कह रहा है प्राकृतिक चयन है कि लैंगिक जनन, कोई नहीं, उत्परिवर्तनवाद। तो इसका राइट आंसर है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन इज द राइट आंसर। अगला देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लिया जाए। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी जाति, कह रहा है यहां पर कि किसी जाति का विकास उसकी अनुकूल परिस्थितियों के संपूर्ण योग के कारण होता है जो संचित होता है। कहां, किससे संचित होता है, कह रहा है उपार्जित लक्षणों को वंशागत से, पृथक्करण से, प्राकृतिक चयन से, द्रव्यमान के संचयन से। तो इसका राइट आंसर है पृथक्करण से। ठीक है, किससे, पृथक्करण से। अगला क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। ठीक है, 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए ये क्या रहा है, 62 नंबर में ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि जैव विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है, जैव विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है, कह रहा है प्राकृतिक चयन की, उपार्जित लक्षणों का अनुकूलन की, विभिन्नताओं की, जन्मप्राप्त की निरंतरता। इसका राइट आंसर है विभिन्नताओं की, वेरिएशंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास होने के लिए परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, जैव विकास होने के लिए उत्परिवर्तन करना चाहिए, कह रहा है जर्मप्लाज्म डीएनए, जर्मप्लाज्म आरएनए, दैहिक डीएनए की दैहिक आरएनए। इसका राइट आंसर है जर्मप्लाज्म आरएनए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल इसके आगे, लेकिन इसके आगे आपका आ गया मोटिवेशनल कोड। ठीक है, यहां मोटिवेशनल कोड आ गया कि बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुणदोष, बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुणदोष, अपने अंदर झांक लो उड़ जाएंगे होश। ठीक है, बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुणदोष, अपने अंदर झांक लो उड़ जाएंगे होश। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्त मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने से मतलब रखें, आप देखें कि हमारी भलाई कहां है, मैं कहां पर खरा उतरूंगा, कहां पर मुझे अच्छा करना चाहिए, कहां पर मुझे क्या सुटेबल होगा, अपने से मतलब रखें। ठीक है, तो दूसरों से नहीं, तो उस दिन आपको संतुष्टि, सुकून, सफलता सब कुछ मिल जाएगी। दूसरों में दोष निकालना बहुत आसान होता है, अपने अंदर झांक कर देखना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। लेकिन आज का इस टाइप का लेक्चर हमारा कैसा लगा थोड़ा सा बताइएगा। वैसे इस टाइप का लेक्चर तो अब क्या कहें, चलिए आप लोग भी खुद बताएंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।